Hello bachcho, let's see this question. The question says that an anti-aircraft gun can take a maximum of 4 shots at an enemy plane moving away from it. The probabilities of hitting the plane at the first, second, third, and fourth are 0.4, 0.3, 0.2, and 0.1 respectively. What is the probability that at least one shot hits the plane? तो चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास? एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो 4 शॉट ले सकता है मैक्सिमम, और एक एनिमी प्लेन है, उसको हिट करने की प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं कि पहले शॉट में हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, सेकंड शॉट में 0.3, एंड थर्ड शॉट में 0.2, और फोर्थ शॉट में 0.1 है। ठीक है। और हमें बताना है कि एटलीस्ट कोई एक शॉट हिट करना चाहिए प्लेन को। तो चलिए सोल्व करते हैं। इसमें की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? लेट्स राइट इट डाउन। की कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, हिटिंग द टारगेट है ना, हिटिंग द प्लेन क्या है? एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्यों? क्योंकि पहला शॉट जब हम फायर करेंगे और दूसरा शॉट जब हम फायर करेंगे, वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इफ इवेंट ए एंड बी, ए कोमा बी, इसको ऐसे लिख लेते हैं। 4 इवेंट है एक्चुअली यहाँ पर हमारे। तो 4 इवेंट है, ए बी सी। तो चारों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए कोमा बी कोमा सी एंड डी आर इंडिपेंडेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी इंटू प्रोबेबिलिटी डी। अब देखो यहाँ पर 4 इवेंट कौन कौन से हो रहे हैं। हमने जो इवेंट ए माना है, इवेंट ए को बोल देते हैं कि भाई हिटिंग द टारगेट इन फर्स्ट शॉट। ठीक है, फर्स्ट शॉट हिट। ओके, तो इवेंट ए बोल देते हैं, इवेंट ए। फर्स्ट शॉट, फर्स्ट शॉट हिट्स द टारगेट, हिट्स द टारगेट। इवेंट बी क्या है? सेकंड शॉट हिट्स द टारगेट, हिट्स द टारगेट। इवेंट 3 क्या है? इवेंट सी जिसको हम बोल सकते हैं, इवेंट सी है थर्ड शॉट हिट्स द टारगेट। एंड लास्ट इवेंट क्या है? इवेंट डी जिसको बोल देंगे, इवेंट डी फोर्थ शॉट हिट्स द टारगेट, हिट्स द टारगेट। अब देखो बच्चों, इनकी प्रोबेबिलिटीज हमें दे रखी हैं, क्वेश्चन में गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? फर्स्ट शॉट में टारगेट हिट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। और फर्स्ट शॉट में टारगेट हिट नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पी ए बार, वो हो जाएगा 1 - 0.4। इसको हम बोल सकते हैं 0.6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेकेंड शॉट में टारगेट हिट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। एंड सेकेंड शॉट में टारगेट हिट नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या हो जाएगा? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि 3 है, 0.3 है, ये हो जाएगा 0.7। सिमिलरली सी इवेंट के लिए
कि थर्ड शॉट में टारगेट हिट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो थर्ड टारगेट में टारगेट हिट नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी सी बार, ये आ जाएगा 1 - 0.2, हो जाएगा 0.8। सिमिलरली लास्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 0.1 है, क्वेश्चन में गिवन है। एंड प्रोबेबिलिटी डी बार क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डी बार, पी डी बार हो जाएगा 0.9। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई एटलीस्ट कोई एक कोई एक शॉट हिट करना चाहिए प्लेन को। तो हमें पता है एटलीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एक शॉट, वन शॉट हिट्स द प्लेन, इसको हम लिख सकते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी प्लेन हिट ना करे। मतलब क्या है, फिर से सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन शॉट हिट्स द प्लेन इक्वल्स टू 1 - नन ऑफ द शॉट्स हिट द प्लेन, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ नन ऑफ द शॉट हिट द प्लेन। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं कि भाई कोई भी कोई भी शॉट में प्लेन हिट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि भाई जो पहला पहला शॉट है उसमें भी हिट ना हो, यहाँ लिख लेते हैं ए नॉट, पहले में भी हिट नहीं हो रहा है टारगेट इंटरसेक्शन, दूसरे शॉट में भी हिट नहीं हो रहा है टारगेट इंटरसेक्शन, तीसरे शॉट में भी हिट नहीं हो रहा है इंटरसेक्शन, चौथे शॉट में भी हिट नहीं हो रहा है। समझ में आया। अब देखो, अब हम इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो A, B, C एंड D आर इंडिपेंडेंट, तो A बार, B बार, C बार एंड D बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसको हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा 1 - उसको ओपन कर देंगे फॉर्मूले को, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पी ए बार, बी बार, सी बार, डी बार की वैल्यू, ये यहाँ पर इधर पे 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 1 - 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9। अब देखो, इसको आगे सोल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 1 - इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 0.3024, और फर्दर सोल्व करने पे हमारे पास में आ जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये किसके इक्वल है, 0.1 में से माइनस करने पे हमें मिलेगा 0.6976। हमें यही फाइंड करना था क्वेश्चन में, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।